जैसे कि आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज हम लोग। आपके हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर में कुछ रिसाला यानी कि मैगज़ीन और अखबार वगैरह और अदब से जुड़े कुछ चीज़ों के बारे में ज़िक्र किया गया है। तो उसी को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपके बहुत काम आएगा। अगर आपने इन टॉपिक्स को पहले पढ़ रखा है तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ आप अभी इसको क्विक रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं। हम लोग अभी बैठे बैठे टोटल 6 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एक नंबर में है सत्तर बछर, 2 नंबर में है जीवन स्मृति, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जीवनेर झारपाता, उसके बाद डिस्कस करेंगे लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर यानी कि बाप का ख़त बेटी के नाम। उसके बाद 2 छोटे छोटे और टॉपिक हैं, एक है बोंगो दर्शन और एक है सोम प्रकाश। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसको आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए, एक बार, 2 बार, 3 बार, और अगर नोट्स बनाना है तो कुछ पॉइंट्स को लिख भी सकते हैं। ये आपके लिए क्विक रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं 70 बछर के बारे में, जिसको उर्दू में बोला जाता है 70 बरस या फिर 70 साल। तो ये क्या है? ये एक तरह का ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि खुदनविश्त जिसको बोला जाता है। ये किसका लिखा है? ये लिखा है बिपिन चंद्र पाल का। आप लोगों को पता होगा, लाल बाल पाल के बारे में आप लोग जानते होंगे। लाल से बोला जाता है लाला लाजपत राय, और बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये वही बिपिन चंद्र पाल हैं जो बहुत बड़े जाने माने फ्रीडम फाइटर्स हैं, और इनका ये लिखा हुआ अपना ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है 70 बछर। ये असल में बंगला ज़बान में लिखा गया था, और 1926 से लेकर के 1928 तक ये थोड़ा थोड़ा करके छपा करता था, पहले एक मैगज़ीन में। और ये जो मैगज़ीन है ये प्रवासी मैगज़ीन के नाम से जाना जाता है, प्रवासी मैगज़ीन। और ये जो है ना, पहले बंगला ज़बान में छपा करता था, ज़रा ज़रा करके, थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन बाद में इसको किताबी शक्ल दिया गया और एक किताब की शक्ल में छापा गया और नाम रखा गया इसका 70 बछर। इसमें बिपिन चंद्र पाल जो कि बेसिक तौर पर सिलहट के रहने वाले हैं, और सिलहट जो है वो फ़िलहाल बांग्लादेश के इलाका में पड़ता है। इन्होंने इस पूरे ऑटोबायोग्राफी में अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया है कि इस दौर में 70 साल ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल काम है, और जदीद बंगाल के बारे में उन्होंने बताया है कि यहाँ पर किस तरह से हिंदू और मुस्लिम में इकाई है, और उस वक्त के सियासी और समाजी बंगाल का ज़िक्र किया है। साथ में ये ब्रह्मो समाज का भी ज़िक्र करते हैं इस किताब में, और इसके साथ ही सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस जैसे किरदारों का भी ज़िक्र आता है। साथ में ये नवागोपाल के हिंदू मेला के बारे में भी बताते हैं अपने इस किताब में। तो इस किताब को पढ़ने के बाद हम लोगों को उस वक्त के, उस दौर के बंगाल के सियासी और समाजी हालात का पता चलता है। उसके बाद का हम लोगों का दूसरा टॉपिक है आज का जीवन स्मृति। तो जीवन स्मृति जो है ये भी एक ऑटोबायोग्राफी है, लेकिन ये रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा ऑटोबायोग्राफी है। ये 1911 के आसपास में थोड़ा थोड़ा करके, ज़रा ज़रा करके उसी प्रवासी मैगज़ीन में छपा करता था, और बाद में इसे किताबी शक्ल दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर बेसिकली जोड़ासांकू के रहने वाले हैं, कलकत्ता के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने इस मैगज़ीन में, यानी कि अपने इस ऑटोबायोग्राफी में, जिसको बाद में किताब की शक्ल दी गई, इसमें अपने बचपन का जिक्र करते हैं कि किस तरह से वो बचपन में घर में रहा करते थे, घर का उनके तालीम का निज़ाम कैसा था, क्या माहौल था वहाँ पे तालीम का। साथ में वो ये भी बताते हैं कि जब वो कभी उदास हुआ करते थे रविन्द्रनाथ टैगोर, तो किस तरह से वो खिड़की के बाहर देखा करते थे, और उन्हें बाहर के आज़ादाना माहौल को देख करके ये एहसास हुआ कि तालीम का जो मामला है वो आज़ाद होना चाहिए। फिर बाद में उन्होंने क्या किया कि तालीम को चार दीवारी के बाहर वो ले गए, और बोलपुर में शांति निकेतन में उन्होंने तालीम की बुनियाद डाली, नए तरह की तालीम की बुनियाद डाली, और फिर वहाँ से बाद में जो है विश्व भारती यूनिवर्सिटी का भी आगाज़ होता है, और इस तरह से वो एक नए तरह का तालीम का माहौल शुरू करते हैं। जीवन स्मृति में रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं ये अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं, और उस वक्त कोलकाता का क्या माहौल था उस माहौल के बारे में बताते हैं, हिंदू तहज़ीब के बारे में बताते हैं। यहाँ तक कि वो इसमें अपने फादर महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ हिमालय का जो सफ़र है उस सफ़र का भी जिक्र करते हैं कि उस सफ़र में उन्होंने क्या क्या तजुर्बा हासिल किया था।
तो इस तरह से जीवन स्मृति में रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो अपने ज़िंदगी के हालात को बयान करते हैं और साथ में कलकत्ता का भी मंजर आम को पेश करते हैं और हमारे सामने रखते हैं। उसके बाद जो हम लोगों का अगला टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है उसका नाम है जीबोनेर झारपाता। तो अभी हम लोग दो पढ़ चुके हैं। एक था हम लोगों का जो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा वो था सौतोर बछोर, और जो हम लोगों का सेकेंड टॉपिक था उसका नाम था जीबोन स्मृति। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं या समझने जा रहे हैं जीबोनेर झारपाता। तो जीबोनेर झारपाता का असल में उर्दू में मीनिंग होता है गिरते पत्ते ज़िंदगी के, या फिर ज़िंदगी के गिरते पत्ते। ये जो लिखा है ये भी एक ऑटोबायोग्राफ़ी है और ये सरला देवी का लिखा हुआ ऑटोबायोग्राफ़ी है। सरला देवी कौन है? सरला देवी जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर की बड़ी बहन स्वर्ण देवी की बेटी हैं। तो एक तरह से ये टैगोर ख़ानदान की ही ये हैं और फ़र्द में शामिल हैं, टैगोर ख़ानदान से जुड़ी हैं ये। गिरते पत्ते ज़िंदगी के यानी कि जीबोनेर झारपाता में सरला देवी अपनी ज़िंदगी के बारे में बताती हैं, अपने बचपन के बारे में बताती हैं। ये जो ऑटोबायोग्राफ़ी है ये भी शुरू में 1944-45 के आसपास में एक मैगज़ीन में छपा करता था, और ये जो है ये प्रवासी मैगज़ीन में नहीं, ये देश नाम के एक मैगज़ीन में छपा करता था। और 1975 में इसको किताबी शक्ल दी गई और ये एक किताब की शक्ल में हमारे सामने पेश हुआ। तो इसमें जो है सरला देवी क्या करती हैं कि अपने ज़िंदगी के बारे में ख़ुसूसी तौर पर बचपन के बारे में बताती हैं। वो इस किताब में अपने बचपन के बारे में ज़िक्र करते हुए कहती हैं कि एक दफ़ा 4 साल की उम्र में गिर जाने की वजह से उनका एक दांत टूट जाता है, लेकिन वो ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाती नहीं है, रोती नहीं है, और इस बात को तकरीबन अपने लोगों से छुपाती हैं। ख़ुसूसी तौर पर अपने माँ बाप से छुपाती हैं कि कहीं उनको ज़्यादा डांट ना पड़े। फिर वो बहुत ही बेबाकी से अपने बचपन के बारे में ज़िक्र करते हुए कहती हैं कि उन्हें बचपन में अपने पेरेंट्स का कम ही प्यार मिला और वो ज़्यादातर मुलाजमा के ज़रिए परवरिश पाईं। तो इस तरह से वो अपने बचपन का ज़िक्र करती हैं। आगे वो बताती हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी में उन लोगों को ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है जो लोग बहुत आराम से हैं, बेफ़िक्र होकर के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़्यादातर आज़ादी की चाह, आज़ादी की चाहत, आज़ादी का परवाह ज़्यादातर उन लोगों को है जो मज़दूर हैं, जो ग़ुलाम हैं, जो नील के किसान हैं, जो चाय के बागानों में किसान हैं, मज़दूरी करते हैं। उन मज़दूरों को आज़ादी से ज़्यादा लगाव है, वो ज़्यादा आज़ादी के चाहने वाले हैं। तो इस तरह से ये अपने इस किताब में यानी कि ऑटोबायोग्राफ़ी में हल्के-फुल्के अंदाज में उस वक्त के लोगों की कहानी को हम लोगों के सामने पेश करती हैं। हम लोगों का अगला टॉपिक है आज का बाप का ख़त बेटी के नाम, यानी कि लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। इसमें ये जो है ये असल में जवाहरलाल नेहरू के ज़रिए लिखा गया ख़तों का ये मजमूआ है, और इसमें टोटल 30 ख़त हैं, 30 लेटर्स हैं इसमें। और जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद से अपनी बेटी इंदिरा गांधी को, जो कि मसूरी में रहती हैं, उनको लिखा करते थे। ये 1928 की बात है। जवाहरलाल नेहरू अपने पहले ख़त में अपनी बेटी से इस तरह मुखातिब होते हैं कि जब उनकी बेटी इंदिरा गांधी उनके साथ रहा करती थी तो अक्सर इंदिरा गांधी उनसे मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में सवालात किया करती थी कि ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, कि इसके पीछे क्या वजूहात हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता करके जवाहरलाल नेहरू उन्हें हर सवालों के जवाब दिया करते थे। लेकिन चूँकि अब इंदिरा गांधी मसूरी में हैं और वो 10 साल की हैं और जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में हैं, उत्तर प्रदेश में, तो अब उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। लिहाजा इसका एक बेहतरीन सॉल्यूशन ये निकाला जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ख़त के ज़रिए अपनी बेटी से मुखातिब होते हैं और उन्हें मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में बताते हैं, हिंदुस्तान के बारे में बताते हैं, इंग्लैंड के बारे में बताते हैं और दुनिया के बारे में बताते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के मौज़ूआत पर, मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स पर उनको समझाते हैं और उनके इल्म में इजाफ़ा करते हैं। हम लोगों को देखने को ये मिलता है कि 1928 के दौरान लिखा गया इस लेटर में जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी से ज्योग्राफ़ी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में और इर्तिका के बारे में और इंसान किस तरह से आगे बढ़ा, इंसानी समाज के बारे में ज़िक्र करते हैं और इन्हें बताते हैं कि ख़ानदान कैसे बना और पहले पहले इंसान किस तरह से थे। इस तरह से उन्हें मुख्तलिफ़ टॉपिक्स का इल्म देते हैं और साथ में वो रामायण और महाभारत का भी ज़िक्र करते हैं अपने इस खतूत में।
बाद में ये जो ख़तों का मजमूआ है, ये जो 30 लेटर है, इसको 1929 ईस्वी में एक किताबी शक्ल दी गई और लॉ जर्नल के ज़रिया, एक उस टाइम का जर्नल था, तो उस लॉ जर्नल के ज़रिया इसको पब्लिश किया गया 1929 के टाइम में। यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ जानना ज़रूरी है कि अब तक जो हम लोग 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं वो बेसिकली बंगला ज़बान में था, और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, ये अंग्रेज़ी ज़बान में लिखा गया था। इसको बाद में मुंशी प्रेमचंद ने बाद में हिंदी ज़बान में इसको ट्रांसलेट किया था, और ये लॉ जर्नल प्रेस जो कि इलाहाबाद का प्रेस है, वहाँ उसके ज़रिया 1929 ईस्वी में फ़र्स्ट टाइम किताबी शक्ल में शाये किया गया। और इसमें इसको पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आता है कि जवाहरलाल नेहरू किस तरह से अपनी बेटी इंदिरा गांधी को मुख्तलिफ़ टॉपिक्स का इल्म देते हैं और उन्हें एक कंप्लीट इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, जिनके पास हर तरह का नॉलेज हो, ज़बान का, मज़हब का, और वह पूरी दुनिया को अपनी फैमिली के तौर पर समझते हों। इस तरह के इंसान के रूप में ढालना चाहते थे जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी को, और ये ख़त उसी का मजमुआ है। उसके बाद हम लोगों का आज का अगला टॉपिक है बोंगो दर्शन। बोंगो दर्शन एक तरह का मैगज़ीन है, और ये बांग्ला ज़बान का पहला मैगज़ीन माना जाता है बोंगो दर्शन। ये 1972 ईस्वी में इसको छापना शुरू किया गया, और उस वक्त 1972 से लेकर के 1976 तक, यानी कि 4 साल इसके जो एडिटर थे वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। और उस वक्त जो इस मैगज़ीन का जो टॉपिक हुआ करता था वो था बंगाल का जो सियासी समाज है, जो सियासी समाज है, और जो उस टाइम का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, इन सब को वो अपना मौजू बनाया करते थे। और मुख्तलिफ़ किस्म के जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ करते थे ब्रिटिश के ज़रिया उस टाइम में, और जो बदहाली थी उसको ये मौजू बनाया करते थे, और बहुत ही बेबाकी से इस टॉपिक्स को अपने इस मैगज़ीन में शामिल किया करते थे बंकिम चंद्र चटर्जी 1972 से लेकर के 1976 तक। उसके बाद फिर 1976 से लेकर के 1987 तक, यानी कि 11 साल संजीव चंद्र चटर्जी इसके एडिटर रहे हैं। और फिर 1987 से लेकर के 1887 से लेकर के 1901 तक, यानी कि 1872 से 1876 बंकिम चंद्र चटर्जी, 1876 से 1887 तक संजीव चंद्र चटर्जी, जिनको संजीव चंद्र चट्टोपाध्याय भी बोला जाता है, और उसके बाद 1887 से लेकर के 1901 तक रविंद्रनाथ टैगोर इस मैगज़ीन के एडिटर रहे हैं। और मैगज़ीन का नाम क्या है? बोंगो दर्शन। इसमें बंगाल का सियासी नक्शा, समाजी नक्शा, और इस तरह से बंगाल का उस वक्त का नक्शा खींचा गया है, और उस वक्त के जो इस्तेसाल या जुल्म सितम या जो भी कमियां थी उसको इसमें पॉइंट आउट करने की कोशिश की गई है इस मैगज़ीन में, और इसको बंगला ज़बान का पहला मैगज़ीन बोला जाता है। हम लोगों का आज का जो लास्ट टॉपिक है, ये इसका नाम है सोम प्रकाश। ये टॉपिक समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो सोम प्रकाश जो है एक अखबार है, एक न्यूज़पेपर है, और ये बंगला अखबार है, और ये एक वीकली अखबार है, यानी कि हफ्तावार अखबार है। ये हफ्ता में सिर्फ सोमवार के दिन छपा करता था, और ये बंगला ज़बान में छपा करता था ये अखबार। तो कहाँ से छपा करता था? तो अमर स्ट्रीट है कलकत्ता में, अमर स्ट्रीट नाम का एक जगह है यहाँ पर, तो वहाँ से ये अखबार पब्लिश हुआ करता था। एडिटर कौन थे? एडिटर थे द्वारका नाथ बंदोपाध्याय, जिनको द्वारका नाथ बैनर्जी भी बोला जाता है, और द्वारका नाथ विद्या भूषण भी बोला जाता है, और सिर्फ विद्या भूषण भी इनको बोला जाता है। तो इसमें ये जो अखबार है, इस अखबार का मेन टॉपिक था उस वक्त जो अंग्रेज़ों का जितना भी जुल्म सितम था, सेम बोंगो दर्शन में जो पहले 4 साल में जिस तरह का टॉपिक का इस्तेमाल किया जाता था, सेम तरीके का टॉपिक जो है इस अखबार में, यानी कि जो अखबार है सोम प्रकाश, इसमें भी उसी तरह का टॉपिक लिया गया था प्रिंट करने के लिए। जैसे कि अंग्रेज़ों के ज़रिए जुल्म सितम, और नील के काश्तकारों के साथ जो जुल्म किया जाता था, इसके अलावा जो मज़दूरों के ऊपर जितना भी जुल्म हुआ करता था, तो बंगाल का सियासी नक्शा और समाजी नक्शा और जो भी बदहाली थी उसको इस अखबार में बहुत ही बेबाकी के साथ पेश किया जा रहा था। 1857 के बगावत के बाद जब ये बगावत ख़त्म हुआ और
फिर जो है क्रोन रूल स्टार्ट होता है, और 1858 में यानी कि 1858 में जब वाइसरॉय आते हैं तो उस वक्त जो है लॉर्ड कैनिंग वाइसरॉय रहते हैं, पहले वाइसरॉय इंडिया के। और उस टाइम में 1858 में ये पेपर स्टार्ट होता है जिसका नाम है सोम प्रकाश। सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन जो द्वारकानाथ बनर्जी हैं, द्वारकानाथ बंदोपाध्याय, तो इनकी बेबाकी से अंग्रेज़ परेशान हो जाते हैं। ये हर गलती को, हर कमी को, जहाँ भी अंग्रेज़ों का कुछ भी अगर नुक्स समझ में आता था उस टाइम में ब्रिटिश का, तो वो अपने इस पेपर में उसको पॉइंट आउट करते थे, उसका ज़िक्र करते थे। फिर यहाँ पर के वाइसरॉय बने लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन इनको 2 नोटिस जारी करते हैं। एक इन पर एक ये इल्ज़ाम लगता है कि गलत सलत ये पेपर में न्यूज़ छापते हैं। दूसरा इनको बोला गया कि आप एक माफ़ीनामा जारी करिए जिसमें बताइए कि हमसे गलती हुई है पेपर वगैरह में न्यूज़ छापने में। लेकिन यहाँ पर ये बेबाकी है एडिटर साहब की। ये क्या करते हैं, द्वारकानाथ बंदोपाध्याय क्या करते हैं, ये दोनों ही इल्ज़ाम को सिरे से खारिज कर देते हैं और इग्नोर करके अपना काम करते रहते हैं। तो मजबूर होकर के लॉर्ड लिटन फिर जब देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस बेबाकी से और हर तरफ इस तरह का चर्चा आम होने लगा था, तो वो एक एक नया एक्ट पास करते हैं और उसका नाम है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब इस एक्ट में क्या होता है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के ज़रिए क्या होता है कि अगर कुछ भी कोई भी न्यूज़ अगर आपको पेपर में प्रिंट करना है या छापना है तो उसके लिए पहले मंजूरी लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। 1878 में ये एक्ट नाफिज होता है। तो ये शराइत जो है वो एडिटर साहब को मंजूर नहीं होती है, और वो क्या करते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के बजाय इस पेपर को बंद कर देना मुनासिब समझते हैं। तो ये जो पेपर है सोम प्रकाश, ये 1858 में शुरू होने के बाद 1878 में ये बंद हो जाता है। और उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद जब यहाँ पर वाइसरॉय बनकर आते हैं लॉर्ड रिपन साहब, तो लॉर्ड रिपन क्या करते हैं, इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म कर देते हैं। और उसके बाद ही अगले साल 1883 में वापस से ये सोम प्रकाश न्यूज़ दोबारा से स्टार्ट हो जाता है सेम टॉपिक के साथ। वो अपने टॉपिक्स को चेंज नहीं करते हैं द्वारकानाथ बंदोपाध्याय, और अपने सेम टॉपिक के साथ जो अपना पेपर है उसको वो छापते रहते हैं और आगे बढ़ाते रहते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 6 टॉपिक्स को कवर अप किया। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको 1-2 बार समझ करके, सुन करके ज़हन में बैठा लीजिए, और अगर नोट्स बनाना हो तो नोट्स भी बना सकते हैं आप लोग।